E2 वीज़ा की प्रेपरेशन में पर्टिकुलरली अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस को प्लान करते हो, यानी अमेरिका में आके आप अपना स्टेटस जो है विजिटर वीज़ा से या स्टूडेंट वीज़ा से E2 पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 90 डेज़ का एक रूल जो है वो होता है जिसमें आपको 90 डेज़ वेट करना पड़ता है। इस 90 डेज रूल्स को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और मैं बहुत दफ़ा इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ, बट स्टिल टिल डेट जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी मेरे क्लाइंट्स जो है वो अमेरिका में फ्लाई करते हैं, B1 B2 पे आते हैं और उनका इंटेंशन और उनका जो प्लान है वो यही होता है कि वो आके 90 डेज में यहाँ पे आके चेंज ऑफ स्टेटस करना चाह रहे हैं। तो इस रूल को लेके दे आर स्टिल कंफ्यूज, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि 90 डेज का एक्चुअली जो रूल है वो है क्या, इज इट अ मिथ और इज इट अ लॉ और इज इट अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एंड स्पेशली व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट 90 डेज। मतलब 90 डेज में आप अमेरिका लैंड किए तो अब आपको करना क्या है, कि आप आराम से यहाँ पे सैर करेंगे, घूमेंगे, अपने जो है वो फैमिली फ्रेंड्स को मिलेंगे और उसके 90 डेज के बाद आप उठेंगे और बस एक दिन केस फाइल कर देंगे चेंज ऑफ स्टेटस के लिए, या आपको इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस जो है वो करने हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द वीडियो टू अंडरस्टैंड how you should plan it and what are the rules and what are the requirements and obligations to complete in that 90 days. So stay tuned till the end of this video. Most investors believe, जिनको 90 days के rule का पता है, they believe that when they enter to US on B1 B2 visa, for 90 days they have to wait and then they have to apply for the change of status. So they believe that they should not be doing anything, they should sit idle और अपना घूम फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, but that's not the situation. What you need to critically understand and from the legal point of view, number one, 90 days rule is not a law requirement. So yeah, it's more of a practice requirement or a practice scenario based requirement. तो आपको understand ये करना है कि you should be doing the planning for your business, not violating your current visa status. तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि B1 B2 जो है वो टूरिस्ट नेचर का वीज़ा है, यानी चाहे वो बिजनेस पर्पस का टूरिज्म है या आपका विजिटर या टूरिज्म पर्पस का टूरिस्ट वीज़ा है। आप जिस भी मकसद के लिए आ रहे हैं, बट यू आर कमिंग हियर फॉर अ शॉर्ट टर्म टूरिस्ट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रिप के लिए, कि आप किसी कॉन्फ्रेंस पे आए हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर्स को मिलने आए हैं या आपको टूरिज्म के लिए आए हैं या मेडिकल के लिए आए हैं, बट दैट्स अ शॉर्ट टर्म टूरिज्म प्लान। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है व्हेन यू एंटर इनटू द कंट्री, तो आपके बैक ऑफ द माइंड पे अगर आपका प्लान है भी है कि आप यहां पे आ रहे हो और यहां से चेंज ऑफ स्टेटस करोगे, बिकॉज चेंजिंग ऑफ स्टेटस जो है वो इकोनॉमिकली लेस कैपिटल रिक्वायर्ड बिजनेसेस पे भी जो है वो हो जाता है। यानी यहां से आप 50, 60, 70 हज़ार डॉलर का भी कोई बिजनेस लेते हो तो आप उस पर चेंज ऑफ स्टेटस अप्रूव करवा सकते हो, एज कंपेयर टू डैट अगर आप इंटरनेशनल US एम्बेसी से कहीं से भी अपने होम टाउन से अगर आप वीजा प्रोसेस कर रहे हो तो आपको मिनिमम 100, 120, 150,000 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होती है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर है, बट व्हेन यू एंटर टू द कंट्री, आप US बॉर्डर पे अपनी इंटेंशंस क्या डिक्लेयर कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्फ्रेंस पे आए हो तो आप ये बता दो, जी मैं कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, मेरे पास ये रिटर्न टिकट है और मैं 15 दिन में जो है वो वापस चला जाऊंगा। या आप अगर टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए आए तो आप कहते हो, जी मैं मेरे सो एंड सो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, या मैंने जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क फिरना है, टाइम स्क्वायर फिरना है। मोस्ट कॉमन रीजन आपकी यही होती है कि मुझे टाइम स्क्वायर देखना है और जो है वो मैं देख के 1 महीने में या 20 दिन में या 25 दिन में वापस चला जाऊंगा। अब नाउ ये जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपने अपना जो प्लान बताया है, नाउ दैट्स अ प्लान विच बिकम्स एज अ पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड्स, कि आप जो है वो किस पर्पज से जो है वो अमेरिका में आए थे, तो वो आपका पर्पज जो है वो डिफाइंड हो गया। अब जो 90 डेज का रूल बोला जाता है, अगेन एज आई सेड कि दैट्स नॉट अ लॉ, दैट्स नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, लेकिन वो इसलिए बोला जाता है कि दैट 90 डेज पीरियड इज अ रीजनेबल टाइम फ्रेम जिसमें आप अपनी चेंज ऑफ इंटेंशंस को जस्टिफाई कर सके। मिसाल के तौर पे आप बता के आए कि जी मैं टाइम स्क्वायर घूमने के लिए जा रहा हूं, या मैंने नायग्रा फॉल्स देखनी है, या मैंने लेट्स से फ्लोरिडा में डिज्नीलैंड बच्चों को सैर कराने के लिए लेकर आया हूं, और आके आप 15 दिन बाद बिजनेस खरीद के आपने रखा है, या 15 दिन बाद आप अपने चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहे हो, तो दैट इज अ क्लियर वायलेशन, इट्स अ गिवन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी इंटेंशंस
सैर की नहीं थी या कॉन्फ्रेंस की नहीं थी, आपकी इंटेंशंस चेंज ऑफ स्टेटस करने की थी। तो दैट टू अवॉइड दैट डाउट ये जो रूल है वो डिजाइन किया गया। तो अब आपने करना क्या है? तो क्या आप बता के आए कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे और आप यहाँ पे आके बस आइडल बैठ जाएं या डिज्नीलैंड घूमने चले जाएं या आप कुछ भी ना करें और 90 डेज का वेट करें? तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन है, इट्स नॉट अ सिंगल पीस ऑफ फॉर्म और एन एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप आएंगे, आपने वीज़ा एप्लीकेशन जब जैसे 90 डेज पूरे हुए 91st डे पे आप उठे और आपने एप्लीकेशन फिल की और सबमिट कर दी। ऐसा नहीं है। E2 का जो एप्लीकेशन पैकेट है वो दैट्स अ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट डोजियर, जिसका मतलब है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके मनी ट्रेल, आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग ऑन द बिजनेस, आपकी जो बिजनेस एक्विजिशन है वो, या आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने बिजनेस, उसकी लीज, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, वो सब बनेगा। उसके बाद आपका पूरा एक इन्वेस्टमेंट डोजियर जो है वो तैयार होगा, यानी एक पूरी फाइल जो है वो 200, 300, 500 पेजेस की, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वो आपका एक पूरा एप्लीकेशन पैकेट जो है वो तैयार होता है। अब जो सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग या जो गलती जो है वो लोग ये करते हैं, जी अच्छा 90 डेज में तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब हम वेट करेंगे। 90 डेज के बाद गुजर गया टाइम आपका, अब आपके टाइम आ गया एप्लीकेशन फाइल करने का। बट अब एप्लीकेशन फाइल क्या करोगे? आपके पास तो ना तो अभी बिजनेस है, ना आपने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स वैलिडेट करवाया, ना आपने अपना मनी ट्रेल बनाया, ना आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना आपने स्पेंडिंग किया, ना आपने लीज लिया, ना इंश्योरेंस लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ये सब कैसे होगा? तो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो इसकी ये होती है, एक तो आने से पहले अपना जो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आओ। ठीक है, आपको पता हो कि आपने किस स्टेट में जाना है, आपको पता हो कि आपने किस तरह की बिजनेस इंडस्ट्री में जाना है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने चलता हुआ बिजनेस खरीदना है। अगर चलता हुआ खरीद रहे हो, ब्रोकर्स आपके साथ लाइन अप हो, रियल्टर्स आपके साथ लाइन अप हो, कंसल्टेंट्स आपके साथ लाइन अप हो, अकाउंटेंट आपके साथ लाइन अप हुआ हो, ताकि आपकी ये सारी जो एक टीम है जो इस पूरे प्रोसेस में जो काम करेगी वो आपके लिए लाइन अप एक्टिविटीज के साथ बैठे हो। अब इस 90 डेज टाइम पीरियड में, यानी जिस दिन आप एंटर हुए, आप 2, 4, 5 दिन आप अपने जिस पर्पस से आए आप अपना पर्पस कंप्लीट करें जो आपने डिक्लेयर किया था। बिकॉज रिमेंबर, यू कैन नॉट मिस रिप्रेजेंट। आप नहीं कह सकते कि मैं डिज्नीलैंड घूमने आया हूं लेकिन आप डिज्नीलैंड जाए नहीं। ठीक है, तो आप जाएं डिज्नीलैंड, वहां पे आप अपना टाइम स्पेंड करें, या जिस कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करने आए हैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। अब उसके साथ आपने अपने बिजनेस की प्लानिंग स्टार्ट करनी है, जिस प्लानिंग में रिसर्च आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पहले मार्केट रिसर्च करते हो, राइट? तो आप पहले मार्केट रिसर्च करते हो, बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो, आपने लोकेशन, लेट्स से अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर बना रहे हो तो ग्रोसरी स्टोर एक दिन में तो बन नहीं जाएगी। अब आपको पहले अपने जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हायर करने हैं, या आपने उनको एंगेज करना है। कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रोसरी के लिए, रिटेल का जो भी बिजनेस होगा उसके लिए लीज चाहिए, लीज के लिए जो है वो गारंटर चाहिए, क्योंकि आपका तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपने बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, आपने अपना गारंटर जो है वो अरेंज करना है, फिर आपने लीज नेगोशिएट करनी है, आपने प्रॉपर्टी सर्च करनी है, आपने बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करना है। तो इस वीडियो में हम जो है वो लेट्स से ग्रोसरी स्टोर की ही एग्जांपल लेते हैं, सही है? तो ग्रोसरी के लिए आपने सबसे पहले तो लोकेशन आइडेंटिफाई करनी। लोकेशन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और कभी कभी तो 1 साल लग जाता है एक अच्छी लोकेशन मिलने में। ठीक है, तो आपने लोकेशन आइडेंटिफाई की। उस लोकेशन के बाद अब आपके पास गारंटर है, आपने जो है वो लीज साइन अप करनी है। उसके बाद आपने जो है वो उस लोकेशन के ऊपर उस बिजनेस का, यानी ग्रोसरी जो आपने बनानी है उसका मार्केट पूरा सर्वे करना है, पोटेंशियल देखना है कि वो चलेगी वहां पे। उसके बाद अब आपने डिपेंडिंग के एग्जिस्टिंग ग्रोसरी आपने परचेज किया या नहीं ली है, बट आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, आपने उसके टूल, आपके फर्नीचर, फिक्सचर्स, आपने उसके जो कंस्ट्रक्शन अगर करवानी है तो वो सारी करवानी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने पैरेलल जो अपने डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपका मनी सोर्स क्या था, आपने उस सारे वो मनी ट्रेल जो है, अच्छा मनी ट्रेल को भी लेके अक्सर हम लोग जो है वो इस कंफ्यूजन में होते हैं। मुझे क्लाइंट कहते हैं सर मेरा पैसा बिल्कुल क्लीन है जी, मेरा सीधी सीधी नौकरी थी, सैलरी आती थी, सब कुछ क्लीन है। भाई वो क्लीन है लेकिन उसको डॉक्यूमेंट तो करना है ना। या जी मुझे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से पैसा आया, लेकिन उस सारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी उसका रिकॉर्ड तो बनाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके बैंक ट्रांसफर्स, उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, सेल डीड्स, सेल परचेज एग्रीमेंट्स, ये सब बनेंगे। तो आपने एक तरफ ये सारे रेडी करने हैं, बैंक अकाउंट आपका ओपन होगा, उसमें आपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं। फिर वो फंड्स की जब स्पेंडिंग हो रही है लीज की मद में, इक्विपमेंट्स की मद में, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, साइनेज लगेगा, ब्रांडिंग होगी, इंप्लॉयज हायर
होंगे, माल परचेज होगा, होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट होगा, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट करनी है। जब आपका पूरा बिजनेस रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। यानी कि हमने जो वो पैसा कहाँ पे स्पेंड किया, वो पैसा E2 की रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी के मुताबिक था। उसके बाद आपने उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाना है, आपने उसके सर्वेज लिखने हैं, आपने ये प्रूफ देना है कि क्या क्यों ये बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा, और इसके साथ ये भी आपने जस्टिफाई करना है कि क्यों आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, जो कि इस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, यानी आप में वो पोटेंशियल मौजूद है और कैपेबिलिटीज मौजूद है कि आप इस बिजनेस को चला पाओगे। तो ये सारी चीजें, ये आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, बिजनेस प्लान बनेगा, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनेगी, हायरिंग प्लान्स बनेंगे कि आज आप कितने इंप्लॉयज हायर कर रहे हो, आगे कितने इंप्लॉयज आएंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो आपने इस 90 या 120 या 150 डेज में कंप्लीट करनी है, ताकि जब आपका 90 डेज वाला बैरियर कंप्लीट हो, आपका जो है वो जो टाइम फ्रेम पूरा हो, तो आप एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर सको। यानी आपने सप्लायर ऑर्गेनाइज करके रख लिए, आपने लीज नेगोशिएट करके रख लिया, आपने कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड करके रख लिया। जब ये सारी चीजें रेडी हो, आप इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। एग्जीक्यूशन होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद फाइलिंग होगी। तो फाइलिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में उठ के फाइलिंग हो गई। फाइल तैयार करने में, फॉर एग्जांपल अगर आप हमसे बात करें, तो हम लोग कम से कम 6 to 8 वीक्स लेते हैं आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटेड, तो जिसमें हम आपके जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन और फाइल है वो तैयार होती है। तो ये सारा टाइम पीरियड आपको कंसिडर करना है। हाँ, द थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग द 90 डेज और इवन द होल टेन्योर, ये को 90 डेज के लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है। आप जब विजिट वीजा पे हो, तो जो चीजें आपको नहीं करनी है वो आप समझ लीजिए कि आप कोई जॉब नहीं कर सकते। सही है, बहुत सारी गलती जो है वो लोग ये करते हैं। हमने मिसाल के तौर पे एक यही ग्रोसरी खरीदनी है, एक बंदे की जो है एग्जिस्टिंग स्टोर है, आप उसको परचेज करने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो जी, मैं उस स्टोर के ऊपर एक महीना बैठ के मैंने काम करके देखूं कि उसकी इनकम कितनी आ रही है। आप अलाउड नहीं हो। बेशक आपने बिजनेस खरीदना है, बट अभी चूंकि आपने खरीदा नहीं, अब अगर आप खरीद भी लो तो अभी तक आपको ऑथराइजेशन नहीं है, यानी आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, आप स्टोर पे काम नहीं कर सकते। दैट्स इट, फुल स्टॉप। तो आपको काम नहीं करना, आपको जॉब नहीं करनी, आप परमानेंट घर की लीज जो है वो नहीं कर सकते। बेशक आपकी इंटेंशंस लॉन्ग टर्म स्टे की हैं, बट आपके वीजा पर्पस जो है वो लॉन्ग टर्म स्टे का नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल में नहीं एडमिशन करवा सकते, यहाँ के आपने कोई जो स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स हैं वो नहीं ले सकते, फूड स्टैंप्स नहीं ले सकते, और इसी तरह जो मेडिकेड है वो नहीं ले सकते, दैट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। इसी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी आपने बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप लैंड किए और 15 दिन के अंदर आपको कोई बिजनेस मिल गया और आपने सेल परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिया, दैट यू शुड ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज आप 15 दिन में बिजनेस परचेज प्रैक्टिकली तो आप कर भी नहीं सकते, राइट? क्योंकि अभी तक जब तक आपके मनी ट्रेल्स नहीं बनेंगे, जब तक आपकी कंपनी नहीं बनेगी, EIN नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा, आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते। बट हाइपोथेटिकली लेट्स से इफ एवरीथिंग गोज फाइन, आप अपने किसी चाचे मामे से बिजनेस ले रहे हो, तो वो बिजनेस भी आप 15 दिन में परचेज नहीं कर सकते। तो दोज आर द थिंग्स आपने जो नहीं करनी और जो करनी है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, 6 महीने की आपकी एंट्री है एवरेज, और उस 6 महीने के अंदर अंदर में स्टेटस चेंज अप्रूव होना जरूरी है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने जो एक एक दिन, एक एक घंटा जो आपका यहां पे होगा, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रॉपरली कैलकुलेटेड, और प्रोफेशनल गाइडेंस और नेविगेशन के साथ जो है वो आप ये सारे प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड कि आपने अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करनी है और चेंज ऑफ स्टेटस को प्लान करना है, तो आपको बड़े केयरफुली जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलना है, ताकि आप कोई वीजा वायलेशन नहीं करें, आप अपनी कोई वीजा अब्यूज नहीं करें, कोई आपके किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सब कुछ आपके गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, और आप ये जस्टिफाई कर सको अपनी पिटीशन के थ्रू USCIS को कि आप जिस भी इंटेंशन से आए थे, आपने मार्केट एक्सप्लोर की, आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाह रहे, इस वजह से यू आर नॉट प्लानिंग टू गो बैक, यू वांट टू कन्वर्ट द स्टेटस हियर, ताकि आप अपने बिजनेस को टेक ओवर कर सके। इसके बाद भी अगर आपके स्टिल कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।